सर दाऊद इब्राहिम। ये नंबर तुमको किसने दिया? सर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। सपनों के शहर मुंबई की चमक दूर से ही नजर आने लगती है। कहते हैं माया नगरी में जो एक बार आता है वो बस यहीं का होकर रह जाता है। समुद्र के किनारे खड़े होकर ताजी हवा खाना हो या फिर गेटवे ऑफ इंडिया का नजारा देखना हो, जो मजा मुंबई में है वो कहीं नहीं। कहते हैं कि मुंबई की सड़कें रात 3 बजे भी सुरक्षित रहती हैं, लेकिन मुंबई हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज चलता था, जब लोग मुंबई आना तो दूर की बात है, इसके नाम से ही खौफ खाते थे। यहाँ कब क्या हो जाता था किसी को पता भी नहीं चलता था। पुलिस के हाथ बंधे थे और अंडरवर्ल्ड बाहें फैलाकर इस शहर पर राज कर रहा था। लेकिन अब मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खत्मा हो गया है। पर आखिर ये हुआ कैसे? कैसे देखते ही देखते पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड से फ्री हो गया? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि मुंबई 2 अलग अलग दुनिया का संगम है, जहाँ एक तरफ तो आपको फिल्मी सितारों से लेकर अरबपतियों की चकाचौंध मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे गहरे राज भी इस शहर में छुपे हुए हैं जिसे सुनने के बाद आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि असली मुंबई ऐसा भी है। क्योंकि एक दौर था जब मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का दूसरा घर कहा जाता था। ये बात उस टाइम की है जब हाजी मस्तान, वर्धराजन और करीम लाला जैसे माफिया मुंबई में हुकूमत करते थे। उनके एक इशारे पर खून की नदियां बह जाती थी। असल में इन सब की शुरुआत 1950 से हुई, जब मुंबई में शराब की सेल पूरी तरह से बैन कर दी गई थी। हालत इतनी बदतर थी कि उस समय कफ सिरप को भी सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल पाया जाता था। और गवर्नमेंट के फैसले की वजह से देखते ही देखते पूरे शहर में शराब की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। और जाहिर सी बात है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसको जायज ही नहीं बल्कि नाजायज तरीके से भी बेचना शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शराब की इलीगल सेल शुरू हो गई। छोटे मोटे नेताओं और गली छाप गुंडों ने तो घर में ही शराब की भट्टियां शुरू कर दी। वैसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि शराब की इस इलीगल कारोबार में पुलिस ने भी खुफिया तरीके से भागीदारी निभाई थी। तभी तो पुलिस ने घूस लेकर इन इलीगल शराब की भट्टियों को सुलगने दिया। और यहीं से मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत होती है, क्योंकि जैसे जैसे शराब की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर होने लगी, वैसे वैसे इसका धंधा कर रहे लोगों के बीच दुश्मनी भी बढ़ने लगी। हर कोई चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो कमाए, लोग उसके नाम से ही डरें। और अपनी हुकूमत का यही सिक्का चलाने के लिए मुंबई कई बड़े बड़े गैंग्स में बंटकर रह गई, जहां मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था हाजी मस्तान। वैसे तो उस वक्त कई सारे डॉन मौजूद थे, लेकिन ये इकलौते ऐसे शख्स थे जिनके नाम से सभी की रूह कांप उठती थी। बिना कोई बंदूक चलाए हाजी मस्तान ने पूरे शहर में दहशत फैला रखी थी। हाजी मस्तान एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता था, जिसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, और वो गरीबी हाजी दोबारा अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता था। इसीलिए उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। समुद्र में हाजी मस्तान की हुकूमत चलने लगी। वो जितना पॉपुलर होना चाहता था उससे ज्यादा पॉपुलर हो गया। पैसा और पावर दोनों हाजी मस्तान के बाएं हाथ की मुट्ठी में रहे। हाजी मस्तान के पास जितना पैसा था वो उतना ही शौकीन भी था, जिसे सफेद डिजाइनर सूट पहनने से लेकर मर्सिडीज में सवारी करने तक एक से बढ़कर एक चीजों का शौक हुआ करता था। उसके हाथ में हमेशा विदेशी सिगरेट और सिगार दिखाई देते थे। भले ही हाजी मस्तान मुंबई का पहला डॉन बना, लेकिन अपने हेल्पिंग नेचर और किसी भी तरह का खून खच्चर न करने वाली आदत ने उसे लोगों का मसीहा बना दिया था। दोस्तों, मस्तान के साथ ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया मुंबई में बस गई, और फिर हाजी मस्तान के बाद करीम लाला, वर्धराजन और यूसुफ पटेल का भी नाम सामने आने लगा। दोस्तों, ये वो नाम हैं जो मुंबई को अपनी जागीर समझने लगे और खुद को यहाँ का राजा। इसके बाद तो माया नगरी मुंबई में एक से बढ़कर एक डॉन आए और चले गए। कुछ को उनकी दुश्मनी ने मार दिया तो कुछ पुलिस की गोलियों का शिकार हो। इसके बाद मुंबई पर हुकूमत करने वालों का एक नया दौर आता है। मुंबई पर राज करने वालों की लिस्ट में एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी है, जो 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद आतंक का एक ऐसा चेहरा बन गया था जिसने सारी हदें पार कर दी। और फिर दाऊद इब्राहिम का नाम मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया। पर अफसोस, इतना बड़ा कांड करने के बाद न केवल दाऊद खुली हवा में सांस ले रहा है, बल्कि पाकिस्तान में बैठा बैठा भारत के खिलाफ कई तरह के रैकेट ऑपरेट कर रहा है। दाऊद इब्राहिम के अलावा छोटा शकील रामानाया, छोटा राजन, अरुण गवली, मन्या सुर्वे, माया डोलस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने टाइम पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमा कर रखी थी, जहां यह गैंगस्टर बिजनेसमैन से लेकर फिल्म मेकर्स तक से वसूली मांग रहे थे, और कोई अगर इनकार कर दे तो उसका मर्डर पक्का है। 12 अगस्त 1997 की बात है, जब मुंबई के एक मंदिर के बाहर धड़ाधड़ गोलियां चलती हैं, और जिस पर गोलियां चल रही थीं वो कोई और नहीं बल्कि टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार थे, जिनकी हत्या कर दी जाती।
गुलशन कुमार की हत्या का कारण लेखक हुसैन जैदी ने अब्बू सलेम पर लिखी अपनी किताब में बताया है कि अब्बू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन गुलशन कुमार ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुंबई शहर में अपनी धाक जमाने के लिए और गुलशन कुमार को सबक सिखाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये कहा था कि मर्डर में माफियाओं के अलावा उनके कई करीबी मूवी स्टार्स भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने अब्बू सलेम के कंधों पर बंदूक रखकर गुलशन कुमार को मरवाया था। लेकिन हाँ, एक बात तो है, इस हादसे के बाद धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड का डाउनफॉल आना शुरू हो गया, जिसका पहला बड़ा कारण था कम्युनलिज्म। 90 के दशक से पहले अंडरवर्ल्ड कभी भी रिलीजियस ग्राउंड पर नहीं बटा था। हिंदू मुस्लिम लीडर्स के अंडर तो वहीं मुस्लिम्स हिंदू लीडर्स के अंडर काम करते थे। एक दूसरे के त्योहारों को साथ में मनाना ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी खासियत थी। लेकिन भारत से बाहर निकलने के बाद और ISI जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क में आने के बाद दौड़ और दूसरे गैंग रिलीजियस ग्राउंड में बताने लगे, और फिर 1993 का जो ब्लास्ट था उसने तो मुंबई अंडरवर्ल्ड को बदल कर रख दिया। यह ब्लास्ट मुंबई पुलिस और केंद्रीय एजेंसीज के लिए झटके की तरह सामने आया। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक 12 धमाके हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए और 1300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये ब्लास्ट बाबरी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को गिराने का बदला लेने के लिए किए गए थे, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो मुंबई में कई सारे राइट्स हुए। इसके बाद दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन, मोहम्मद दोसा और मुस्तफा दोसा ने बदला लेने के लिए मुंबई में ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था। पर दोस्तों, ये सब कुछ जितना आसान दिख रहा है उतना था नहीं, क्योंकि इन सीरियल बम ब्लास्ट के पीछे कई बॉलीवुड के स्टार्स का भी नाम सामने आया था। फिर एक नाम ऐसा आया जिसने सभी को चौंका दिया, और वो नाम था संजय दत्त का। असल में संजय दत्त को अब्बू सलेम और रियाज सिद्दीकी से राइफल्स और कारतूस की डिलीवरी लेने उन्हें रखना और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करने का दोषी माना गया था, जिसके बाद साल 2007 में संजय दत्त को 6 साल की सजा सुना दी गई। हालांकि संजय दत्त बार बार ये कहते रहे कि उन्होंने परिवार की सुरक्षा के लिए ये हथियार अपने पास रखे थे, उन्हें इन बम धमाकों का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उनकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ और फिर संजय दत्त को अपने कारनामों का हिसाब जेल जाकर भुगतना पड़ा। हाँ, वो बात अलग है कि टाइम टाइम पर संजय दत्त जेल से निकलकर बाहर की हवा खाने आते रहे, और इसी दौरान उन्होंने कई सारी फिल्में भी कर डाली। दोस्तों, जब तक मुंबई में ब्लास्ट नहीं हुआ था तब तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बीच कोई तालमेल नहीं था, लेकिन इस हमले ने न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस को सबक सिखाया, बल्कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी समझ में आ गया कि चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हालांकि इस बम धमाके के बाद छोटा राजन दाऊद से अलग होकर अपना अलग गैंग चलाने लगा। खुद को हिंदू 2 साबित करने के लिए उसने बम ब्लास्ट के उन आरोपियों की हत्याएं करवानी शुरू करी जो कि जमानत पर बाहर थे। वहीं छोटा शकील ने भी पलटवार किया और दंगों के आरोपी शिव सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेली जा रही। गैंगस्टर, बिजनेसमैन, बिल्डर और फिल्म मेकर्स को अपनी जान का खतरा सताने लगा। इस तरह गैंगस्टर्स की शहर से सफाई होने लगी और धीरे धीरे मुंबई खुलकर सांस लेने लायक हो गया। तो दोस्तों, ये थी मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खात्मे की पूरी कहानी, जिस पर आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।